युद्ध की आहट गूंज रही है या फिर ये सिर्फ एक कूटनीति का सबसे खतरनाक ब्लफ गेम है, जहां हर जहाज एक संदेश बन चुका है और हर बयान एक मिसाइल की तरह दागा जा रहा है। आखिर अमेरिका की नाकेबंदी रणनीतिक किसी मास्टर स्ट्रोक की तरह ईरान को झुका देगी या फिर ये वही चाल साबित होगी जो पूरी दुनिया को तेल संकट, आर्थिक झटकों और एक बड़े भू राजनीतिक विस्फोट की तरह धकेल देगी, जहां शांति सिर्फ कागज पर रह जाएगी और असली खेल हॉर्मूज की संकरी पट्टी में लड़ा जाएगा, जो कभी व्यापार का रास्ता थी लेकिन अब ताकत और टकराव की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। हॉर्मूज की खाड़ी में इस वक्त हालात किसी साधारण कूटनीति तनाव जैसे नहीं लग रहे हैं, बल्कि ऐसा माहौल बन रहा है जैसे किसी बड़े भू राजनीतिक विस्फोट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही हो। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टर्स और सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अभी सीधा समुद्री मोर्चों पर आ चुका है, जहां हर जहाज सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि एक संभावित राजनीतिक मिसाइल की तरह देखा जा रहा है। दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी जहाज को हॉर्मूज में बेहद संवेदनशील क्षेत्र में रोककर उसे अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद से ही तेहरान में गुस्से की लहर दौड़ गई। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया जब वैश्विक राजनीति पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव झेल रही है और अब मिडल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरानी जहाज कथित तौर पर प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था और अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी सैनिक कार्रवाई के बाद जहाज को जब्त करने की बात सामने आई और ये भी दावा किया गया कि उसके अंदर संदिग्ध माल और गतिविधियों की जांच चल रही है। लेकिन असली राजनीतिक मसाला यहां से शुरू होता है, क्योंकि ईरान ने इसे समुद्री डकैती करार देते हुए साफ कहा कि ये सिर्फ एक जहाज की घटना नहीं बल्कि उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला है और यहीं से मामला बयानबाजी से निकलकर बदले की खूनी चेतावनी तक पहुंच गया है। तेहरान की तरफ से आए बयानों में जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल की गई है उसने स्थिति को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। ईरानी सैन्य तंत्र से जुड़े दावों के मुताबिक इस कार्रवाई का जवाब ऐसा होगा जिसे अमेरिका लंबे समय तक याद रखेगा। इस एक लाइन ने पूरे क्षेत्र में बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान पहले भी हॉर्मूज में अपनी रणनीतिक ताकत दिखा चुका है और दुनिया जानती है कि यह जलमार्ग केवल समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक तेल की लाइफलाइन है। अधिकतर देश इस लाइफलाइन के जरिए अपना तेल सप्लाई कराते हैं। ऐसे में यहाँ कोई भी टकराव सीधे सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नसों पर असर डाल सकती है। इसी बीच सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा ये बनता दिख रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने अपने नैरेटिव को वैध सुरक्षा कार्रवाई बता रहे हैं। अमेरिका इसे समुद्री सुरक्षा और प्रतिबंधों के पालन का हिस्सा बता रहा है, जबकि ईरान इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और शक्ति प्रदर्शन मान रहा है। ये वही क्लासिक टकराव है जहां दोनों देश खुद को रक्षक और सामने वाले को आक्रामक साबित करने में लगे पड़े हैं और इसी बीच में फंस गया है पूरा वैश्विक सिस्टम। हॉर्मूज का महत्व यहाँ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये वो जगह है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और सप्लाई गैस के निर्भर है।
जहां जरा सी भी नाकेबंदी या सैन्य तनाव तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकता। आप देख रहे हैं अभी क्या हालात। आप भारत को ही ले लीजिए, जिस तरीके से भारत में गैस की किल्लत से ज्यादा कहेंगे अफवाहें फैल रही हैं, जिस तरीके से अफरा तफरी मच रही है। अगर ये हॉर्मूज में आवाजाही, जिस तरीके से जहाज भारत लौट रहे हैं और अगर 1% वो बंद हो जाते हैं तो क्या हालत होगी। ऐसे ही इस हालत, इसी वजह से हर बड़ी ताकत इस क्षेत्र पर नजर रखे हुए है, चाहे वो भारत हो, चाहे ईरान से मुश्तबा खामनेई हो, जो कि कह ही रहे हैं कि वो उनका इलाका है, चाहे वो ट्रंप हो। अब जब यहाँ अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और ईरान की आक्रामक बयानबाजी आमने सामने है, तो ये सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं रह जाता, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा बाजार का ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। सबसे खतरनाक और राजनीतिक रूप से मसालेदार पहलू ये है कि दोनों देशों के अंदर भी ये मुद्दा अलग अलग तरीके से पेश किया गया है। अमेरिका में इसे कड़ा संदेश और सुरक्षा जीत की तरह दिखाया गया है, जबकि ईरान में इसे राष्ट्रीय अपमान और युद्ध की चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये दोहरी राजनीति इस पूरे संकट को और ज्यादा खतरनाक बना रही है, क्योंकि जब देश अंदरूनी तौर पर सख्त रुख अपनाने लगे तो कूटनीति पीछे रह जाती है और सैन्य विकल्प आगे आ जाते हैं और इसलिए टकराव बढ़ जाता है। खैर, आप इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी नैना यादव के खास शो वर्ल्ड नाउ की एक खास पेशकश। जी हाँ, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां शांति का शोर तो सुनाई दे रहा है, लेकिन सतह के नीचे युद्ध की आग झुलस रही है। सीज फायर यानी कि युद्ध विराम, सुनने में ये शब्द राहत भरा जरूर है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा ये सीज फायर असल में युद्ध विराम नहीं, बल्कि युद्ध की तैयारियों का एक अंतराल बन गया। कैसे? दरअसल ईरान की मिसाइलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर यह आई कि ईरान ने 70% मिसाइलें अभी भी उसकी बची हुई हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का करीब 70% स्टॉक अभी भी सुरक्षित है। इतना ही नहीं, करीब 60% मिसाइल लॉन्चर्स ईरान के अभी भी सुरक्षित हैं और ईरान की जो ताकत है ड्रोन बेड़े का भी करीब 40% हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। समझिए, ये रिपोर्ट दावा कर रही है और ये इसका दावा इसीलिए और भी ज्यादा हैरत में डाल देता है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने तो बड़े हमले किए पिछले कुछ वक्त में और दावा किया कि ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म, ईरान की सैन्य ताकत खत्म, ईरान के मुख्य अड्डे खत्म। और पिछले साल से अभी तक कई मर्तबा ऐसे हमले हुए। एक तरफ अमेरिका ने सुरक्षा के लिए जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया, थार्ड और पैट्रियट मिसाइलें तैनात कर दी। अब आपको सैटेलाइट तस्वीरों की लोकेशन भी आपको दिखाते हैं, उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। दरअसल जॉर्डन में अब आसमान से आने वाले हर खतरे को रोकने के लिए हाई टेक कवच तैनात कर दिया गया है और ये देखिए, ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जो तैनाती है ये सिर्फ सुरक्षा नहीं है, बल्कि ईरान को सीधा संदेश भी है कि अब अमेरिका किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और ये अमेरिका का एक तरह से डिफेंस का एक बहुत बड़ा मैसेज है। स्पुतनिक की हालिया रिपोर्ट सामने आई, सैटेलाइट से मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने मिडिल ईस्ट की नई तस्वीरें पेश की। जॉर्डन के रेगिस्तानी इलाकों में जो हलचल देखी जा रही है उसमें ये है वो तस्वीरें। आप देखिए, यहाँ पर आपको ये सैटेलाइट इमेजेस जो नजर आ रही हैं, आपको ये जो बड़ी बड़ी मशीनें नजर आती हैं, थार्ड और पैट्रियट हैं। ये थार्ड और पैट्रियट, स्पुतनिक की ये रिपोर्ट, सैटेलाइट से मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने मिडिल ईस्ट की नई तस्वीर को बदलने की कोशिश की। जॉर्डन का ये रेगिस्तान का इलाका है जहां पर हलचल नजर आई और जब जांच हुई तो पता चला किसी बड़े खतरे की आहट है। ये अमेरिकी सेना ने बहुत गुप्त तरीके से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को शिफ्ट कर दिया क्योंकि ईरान से आने वाले हवाई हमलों का खतरा अभी भी टला नहीं है। खुफिया एजेंसीज के इनपुट के बाद में अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक थार्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को रीडिप्लॉय कर दिया है और ये साधारण सी तैनाती नहीं है, समझिए, ये एक ऐसी डिफेंसिव वॉल है जिसे भेदना ईरान के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है। अमेरिका का मकसद तो बिल्कुल क्लियर कट साफ है, ईरान अगर हमला करता है तो उसे हवा में ही मार गिराया जाए। लेकिन क्या ईरान चुप बैठा है? जवाब है बिल्कुल नहीं।
ईरान ने अपनी जमीन के नीचे दबी मिसाइल सिटी के दरवाजे खोल दिए। आज हम आपको बताएंगे सीजफायर के पीछे दोनों देश आखिर क्या बड़ा खेल खेल रहे हैं। आपको अब ईरान की तरफ की एक नजर डालते हैं। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने इस सीज फायर के वक्त का इस्तेमाल किया अपनी क्षमता को बहाल करने के लिए, टाइम बाय किया। ईरान के उन मिसाइल सिटीज की तस्वीरें अक्सर सामने आती रही जो हमने वर्ल्ड नाउ के जरिए भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई, जो पहाड़ों के अंदर बनी है। अब वहीं से हथियारों को बाहर निकाला जा रहा है। जी हां, ईरान के सीने में छिपा एक ऐसा राज जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की नींद उड़ा रहा है। पहाड़ों के अंदर जमीन के सैकड़ों फीट नीचे तैयार हो रहा है एक परमाणु किला। नाम है पिकेक्स माउंटेन। दावा है कि ये साइट इतनी सुरक्षित है कि दुनिया के सबसे खतरनाक बंकर बस्टर हथियार भी इसे छू तक नहीं सकते। सवाल ये, क्या ईरान कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है? दरअसल पिकेक्स माउंटेन ईरान का परमाणु किला है। पिकेक्स यानी कि कुएं कोलांग गाजला, जो बेहद गुप्त न्यूक्लियर साइट मानी जाती है। नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के पास में पहाड़ के अंदर निर्माण इसका एक तरह से किया गया है। और समझिए करीब 300 फीट गहराई में, 300 फीट गहराई कितनी ज्यादा होती है, 300 फीट गहराई में हाईली सिक्योर्ड बंकर एक तरह से तैयार किया गया। अब दावा किया जाता है कि बंकर बस्टर बमों से भी सुरक्षित स्ट्रक्चर है इसका। इतना ही नहीं, इसका निर्माण हाल ही में शुरू नहीं हुआ, इसका निर्माण तो ईरान 2020 से कर रहा है, कंटिन्यू 6 साल होने को आए हैं। अब जो हाल ही के हमले हुए, उन हमलों के दौरान काम और भी ज्यादा तेज हो चुका है। अब शक जताया जा रहा है कि ये जो इलाके हैं, या तो ये यूरेनियम स्टोरेज हैं या फिर गुप्त एनरिचमेंट सेंटर है। अब IAEA को अब तक दरअसल इसका एक्सेस नहीं मिला, इसीलिए इस पर आशंका ज्यादा जताई जाती है। अब सबसे बड़ा दावा क्या है? सबसे बड़ा दावा यह है कि जो साइट है वो बंकर बस्टर बम से भी सुरक्षित है। यानी अगर अमेरिका अपनी ताकतवर बमों का भी इस्तेमाल कर दे, बमों के अलावा मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर दे, तो भी इस सिक्योर्ड किले को पूरी तरह से तबाह करना आसान नहीं होगा। फिलहाल स्थिति ऐसी बन गई है कि हॉर्मुज़ की लहरों में सिर्फ पानी नहीं बल्कि राजनीति, तेल, सैन्य ताकत और बदले की आग सब एक साथ बहते दिख रहे हैं। हर नया बयान इस आग को और हवा दे रहा है और इस हर नई रिपोर्ट की कहानी को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि जहाज किसने रोका, बल्कि ये है कि क्या ये घटना आने वाले समय में किसी बड़े टकराव की शुरुआत साबित हो सकती है या फिर पर्दे के पीछे कोई कूटनीति सौदा इसे शांत कर देगा। लेकिन जिस तरह का माहौल बन चुका है उसमें शांति फिलहाल सबसे मुश्किल शब्द लगता है। और अब इसी मोड़ पर कहानी बिल्कुल साफ दो रास्तों में बंटती दिख रही है। या तो कोई और बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सरप्राइज डील निकलेगा या फिर ये पूरा मामला धीरे धीरे एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ेगा जिसे कोई भी खुलकर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यानी कि विश्व युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। इस्लामाबाद के बंद कमरों वाली वार्ता में सबसे बड़ा खेल सिर्फ यूरेनियम या फिर हॉर्मुज़ नहीं है, असली लड़ाई कंट्रोल की है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु क्षमता पर ऐसा ढांचा बन जाए जिससे उसे हर कदम मॉनिटर हो सके। ईरान का जवाब बिल्कुल उल्टा है कि हम निगरानी मान सकते हैं लेकिन नियंत्रण नहीं। यही एक लाइन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा पत्थर बन चुकी है जो हर बातचीत को रोक देगी। अब मामला और पेचीदा इसलिए हो गया क्योंकि ईरान सिर्फ परमाणु मुद्दों पर नहीं अटका, उसने हॉर्मुज़ को भी एक राजनीतिक हथियार की तरह टेबल पर रख दिया है। अंदर खाने संकेत यही मिल रहे हैं कि तेहरान ये समझ चुका है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सैन्य क्षमता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर उसकी पकड़ है। इसलिए जब भी दबाव बढ़ता है हॉर्मुज़ का नाम अपने आप वार्ता में धमकी की तरह सामने आ जाता है। उधर अमेरिका भी इस बार अलग मूड में है। पिछली डील्स की तरह धीरे धीरे बातचीत वाली रणनीति नहीं बल्कि फास्ट रिजल्ट या सख्त जवाब वाला मॉड्यूल अपनाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है, या तो ईरान जल्दी बड़ा समझौता करे या फिर प्रतिबंध और नाकेबंदी और कड़ी हो सकती है। यही वजह है कि इस बार बातचीत में नरमी कम और तनाव ज्यादा दिख रहा है। सबसे खतरनाक और दिलचस्प मोड़ ये है कि दोनों देशों के अंदर भी एक तरह की पॉलिटिकल प्रेशर गेम चल रही है। अमेरिका में ये दिखाने की होड़ है कि ईरान को
झुकाया जा रहा है, जबकि ईरान में यह साबित करने की कोशिश है कि देश किसी भी भारी दबाव में नहीं झुकेगा। यानी बाहर डिप्लोमेसी, अंदर राजनीतिक ईगो, और इन दोनों के बीच फंसी है पूरी बातचीत। अब जरा हॉर्मूज का सीन को समझते हैं। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो सिर्फ तेल नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था एक झटके में हिल सकती है, जिसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। यही वजह है कि हर बड़ी ताकत इस वार्ता को सिर्फ अमेरिका ईरान का मामला नहीं मान रही है, बल्कि इसे ग्लोबल स्टेबिलिटी टेस्ट की तरह देख रही है। वार्ता के अंदर एक और साइलेंट टकराव चल रहा है, टाइमलाइन का। अमेरिका चाहता है जल्द और लंबा समझौता ताकि अनिश्चितता खत्म हो। ईरान चाहता है छोटा और फ्लेक्सिबल समझौता ताकि वो अपने विकल्प खुले रख सके। यही टाइमलाइन का फर्क दोनों देशों को एक टेबल पर होने के बावजूद अलग दिशाओं में खींच रहा है। और फिर आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, गलत अनुमान का खेल। इस पूरे माहौल में एक बयान, हर लीक, हर चेतावनी दूसरे पक्ष द्वारा डिफेंसिव मूव की तरह पड़ी जा रही है। यानी कोई भी गलती सीधे टकराव का ट्रिगर बन सकती है। यही वजह है कि इस वार्ता को लोग अब डिप्लोमेटिक माइनफील्ड कहने लगे हैं। अब स्थिति ये है कि दोनों देश बातचीत भी कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ अपनी पोजीशन भी मजबूत कर रहे हैं। यानी शांति की टेबल पर बैठकर भी युद्ध की तैयारी चल रही है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे विरोधाभास है। अंत में सवाल यही रह जाता है कि क्या इस्लामाबाद में कोई ऐसा बीच का रास्ता निकलेगा जो दोनों देशों को जीत का एहसास दे सकेगा, या फिर ये वार्ता भी उसी लंबी श्रृंखला का हिस्सा बन जाएगी जहां हर कोशिश के बाद तनाव और बढ़ जाएगा। फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है उसमें शांति एक ऑप्शन है, लेकिन भरोसा सबसे बड़ा गायब हिस्सा। और जब भरोसा गायब हो जाए तो समझौता सिर्फ कागज पर रह जाता है। जमीन पर हालात और ज्यादा अनिश्चित हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी यहीं से और ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि अमेरिका का ये नाकेबंदी वाला दाव सिर्फ ईरान को दबाने की रणनीति नहीं है, बल्कि एक तरह का हाई रिस्क पॉलिटिकल जुआ भी कह सकते हैं आप इसको, जिसमें हर चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन के सामने जो 3 रास्ते थे, बातचीत, स्टेट्स को बहाल करना या फिर सीधा सैन्य दबाव, उनमें से नाकेबंदी चुनना अपने आप में एक सिग्नल है कि वॉशिंगटन अब किसी धीमे समझौते के मूड में नहीं है। एक तरफ से मैसेज है कि अमेरिका अब इस टकराव को लंबा खींचने के बजाय तेज और निर्णायक बनाना चाहता है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये रणनीति काम करेगी या फिर उल्टा पड़ेगी, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि नाकेबंदी ने ईरान को झुकाए की बजाय और ज्यादा सख्त बना दिया है। तेहरान का जवाब हर बार पहले से ज्यादा आक्रामक आया है और हॉर्मूज को बंद करने की धमकी अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक एक्टिव पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल की जा रही है। यानी अमेरिका जिस दबाव से ईरान को तोड़ना चाहता है, वही दबाव अब ईरान को और ज्यादा टकराव के लिए तैयार कर रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। अमेरिका ने जब नाकेबंदी का रास्ता चुना तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलेगा, लेकिन वहीं पर खेल बिगड़ गया। कैसे, बताते हैं। नाटो के बड़े सहयोगी खुलकर साथ नहीं आए और एशियाई देशों ने भी खुली सैन्य लाइन लेने से दूरी बना ली। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जिस ग्लोबल प्रेशर की उम्मीद कर रहा था वो एक तरह से अकेला दबाव बनकर रह गया। और यही वो मोड़ है जहां ये पूरी रणनीति सवालों के घेरे में आ जाती है, क्योंकि जब कोई सुपर पावर अकेले पड़े किसी बड़े आर्थिक और भौगोलिक चौक पॉइंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ये सिर्फ विरोध को नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार सिस्टम को भी प्रभावित करता है। हॉर्मूज का रास्ता बंद होने से सिर्फ ईरान नहीं बल्कि खाड़ी देशों, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक कि यूरोपीय ऊर्जा सप्लाई तक पर असर पड़ा। अब असली राजनीतिक मसाला ये है कि अमेरिका का ये मानना है कि जब दर्द सबको होगा तो सब ईरान पर दबाव डालेंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि जब दुनिया को नुकसान होता है तो गुस्सा सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि रणनीति पर भी किया जाता है जिसने इस संकट को बढ़ाया, यानी कि अमेरिका। इधर ईरान अपनी चाल को बिल्कुल अलग तरीके से खेल रहा है। वो हॉर्मूज को सिर्फ एक जलमार्ग नहीं बल्कि एक लिवरेज हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यानी अगर दबाव बढ़ेगा तो रास्ता खुलेगा या बंद होगा। यह सिर्फ
सैन्य निर्णय नहीं बल्कि रणनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा बन चुका है। अब सबसे दिलचस्प बात आती है तीसरा विकल्प की, सैन्य आक्रामकता वाला रास्ता। विशेषज्ञ मानते हैं कि विकल्प अमेरिका के पास सबसे तेज लेकिन सबसे खतरनाक था। अगर अमेरिका ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमला करता या किसी राजनीतिक द्वीप पर नियंत्रण की कोशिश करता तो ये टकराव तुरंत खुली जंग में बदल सकता था, लेकिन इसका रिस्क इतना बड़ा था कि इसमें पूरे क्षेत्र को युद्ध फैलने की आशंका थी और शायद इसी वजह से अमेरिका ने इसे टाल दिया, कम से कम फिलहाल के लिए। तो फिर बचा क्या? बातचीत और पुराना स्टेट्स को बनाए रखना। लेकिन दोनों ही रास्ते राजनीतिक रूप से कमजोर दिखे। बातचीत धीमी थी और ईरान के साथ भरोसा लगभग खत्म हो चुका था और स्टेट्स का मतलब था कि अमेरिका अपनी ही घोषित नीति से पीछे हट जाए, जो वॉशिंगटन के लिए राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा झटका होता। यही वजह थी कि नाकेबंदी का विकल्प चुना गया, क्योंकि ये दिखने में मजबूत कदम लगता है, भले ही अंदर से ये सबसे जोखिम भरा हो। अब कहानी का सबसे ट्विस्ट ये है कि ये नाकेबंदी सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर दबाव बना रही है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है और सप्लाई चेन पर असर साफ दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई स्पष्ट समाधान सामने नहीं आ रहा। और इसी माहौल में ईरान का रुख और सख्त होता जा रहा है। वो ये संदेश दे रहा है कि अगर उसे दबाव की कोशिश की जा रही है तो वो भी अपने सबसे बड़ी ताकत हॉर्मूज को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। पूरी तस्वीर ये बनती है कि दोनों देश एक दूसरे को झुकाने की कोशिश में है, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका सोचता है कि आर्थिक दबाव ईरान को मजबूर करेगा और ईरान मानता है कि रणनीतिक दबाव अमेरिका को थकाएगा। और इसी बीच फंसा है पूरा ग्लोबल सिस्टम, जो ना तो इस टकराव को रोक पा रहा है और ना ही इसके असर से बच पा रहा है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बन जा रहा है कि क्या नाकेबंदी वाकई ही अमेरिका की रणनीतिक जीत बन पाएगी, या फिर ये वही कदम साबित होगा जो एक सीमित टकराव को एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल देगा। क्योंकि इस कहानी में अभी कोई विजेता नहीं है, सिर्फ बढ़ता हुआ तनाव है और हर दिन थोड़ा और करीब आता हुआ विस्फोट। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व न्यूज। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।